नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक इन्वेस्टर को क्या चीज़ें देखनी चाहिए, उसके लिए क्या एडवाइस है उस फॉर बाइंग अ प्रॉपर्टी, और क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है एक इन्वेस्टर के लिए देखने के लिए फॉर बाइंग अ प्रॉपर्टी। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्कस करते हैं। जो पिछला मेरा वीडियो था अबाउट एंड यूज़र, वो आपने देखा कि उसके अंदर एक एंड यूज़र के लिए क्लियर कट क्या एडवाइस थी। अब हम एक इन्वेस्टर के लिए नज़रिए से देखेंगे इस वीडियो में कि एक इन्वेस्टर को क्या चीज़ देखनी है फॉर बाइंग अ प्रॉपर्टी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टर कौन है, इसको भी एक स्टोरी की तरह, केस स्टडी की तरह समझेंगे कि एक मेरे फ्रेंड मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे को आप बताइए, मेरे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। तो मैंने कहा आप इन्वेस्टर हैं? कहते हैं हाँ हाँ मैं इन्वेस्टर हूँ। तो मैंने कहा आपका खुद का घर है? कहता हाँ मेरा खुद का घर है। और मैंने कहा इसके बाद अपग्रेड करना है? कह रहा नहीं अभी मैं सफिशिएंट है, मेरा कोई ऐसा अपग्रेड का प्लान नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप इन्वेस्टर हैं, क्योंकि जिसका खुद का घर है और अभी अपग्रेड नहीं करना वही इन्वेस्टर है। अगर आपका घर है और आपको अभी और भी अपग्रेड करना है तो आप एंड यूजर है, क्योंकि आप आगे फिर और कोई घर लेंगे तो आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है नहीं है। अगर आपके पास होता तो आप अपग्रेड ऑलरेडी कर चुके होते। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप इन्वेस्टर हैं तो अब आपको क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है एक प्रॉपर्टी में देखने के लिए। तो आप भी बताइए, आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एज ए इन्वेस्टर क्या चीज़ लगती है? नीचे पॉज करके वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो जनरली हमने सुना है कि सब लोग कहते हैं लोकेशन लोकेशन लोकेशन, ऐसा आपको वीडियो सुनने को मिलेगा। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्राइस प्राइस प्राइस, कि कौन सी चीज़ कितने पैसे में मिल रही है। वो ही डिसाइड करेगा कि आपका आगे जो आपका एक थीसिस है वो वर्कआउट करता है, प्रोबेबिलिटी और जिस बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हैं वो वर्कआउट करता है कि नहीं है। एक डिफरेंस जो एंड यूज़र और इन्वेस्टर में है कि एंड यूज़र जो है उसको इमोशंस इन्वॉल्व होंगे जब भी डिसीजन लेना है, और एज ए इन्वेस्टर इसी चीज़ से हमें सेफगार्ड करना है। हमारे कोई भी इमोशन इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए जब हम कोई भी डिसीजन लेना है। हमें एक डिसीजन की थीसिस बनानी है कि हमें ये हमारा प्रोबेबिलिटी है और ये हमारे कैलकुलेशन है, उसी बेसिस पे डिसीजन लेना है। हम लोगों का क्या है कि हम लोग दोनों चीज़ें मिक्स करके चलते हैं, इंडियंस का है ऐसा। तो वो जब इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो भी बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, और कई बारी वर्कआउट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी वर्कआउट नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा वर्कआउट करते हैं ऐसा भी नहीं है। कई बारी ऐसा होता है रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में कि हम लोग लॉन्ग टर्म में उसके रिटर्न्स कैलकुलेट ही नहीं करते किसी भी इन्वेस्टमेंट के। हाँ इतने साल पहले ली थी, अब इतने की हो गई, उसके अंदर हमने एक्चुअल कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव हमने चेक ही नहीं किया। आज आपकी इतने साल की ली हुई प्रॉपर्टी इतने की हो गई, लेकिन उस समय आपने किसी और चीज में इन्वेस्ट किया होता तो वो कितने की होगी और उसने कितना रिटर्न दिया, वो हम लोग कभी कैलकुलेट नहीं करते ऑल्टरनेटिव। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमारी लूज होती है उस चीज को हम कैलकुलेट ही नहीं करते और कहते हैं हमने तो अच्छा डिसीजन लिया। तो एज ए इन्वेस्टर हमें हमेशा अपनी कैलकुलेशंस पे जाना है और इमोशंस को कम से कम रखना है। बिल्कुल 100% तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मार्केट की इमोशंस समझनी भी पड़ती हैं। वो भी एक फैक्टर है जो डिसीजन मेकिंग में लेना है। तो अब इन्वेस्टर को क्या करना है और उसके डिसीजन मेकिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है प्राइस प्राइस प्राइस, उस चीज पे हम डिस्कस करते हैं। बाकी इन्वेस्टर को बाकी सब चीजें भी देखनी है, कि इन्वेस्टर को ये भी देखना है कि मेरी रिटर्न्स कितनी आ रही है, मेरा गोल क्या है, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना रोटेट कर रहा है, किस तरीके से रोटेट कर रहा है, वो सब चीज़ भी देखना है। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो सिनेरियो सिर्फ हम डिस्कस करेंगे एक अपार्टमेंट को लेकर। एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसी को सिनेरियोज में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज, क्योंकि रियल एस्टेट में आपको पता है बहुत सारे सिनेरियोज हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रियल एस्टेट की
अवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट के, आपके पास कमर्शियल है, रेडी टू मूव है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, नॉन माई वन सिटी वीटी, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, सब चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते। एक वेरिएबल को हम डिस्कस करके ये समझ सकते हैं इस समय कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से प्राइस। उस वेरिएबल को देख के हम समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके से अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाना है। तो अब आई विल गो टू माय कंप्यूटर लैपटॉप और उस पे आपको कुछ चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। सो आई एम बैक। अभी हम अपने कंप्यूटर पे हैं और उसमें कुछ एक टूल है जिसमें मैंने कुछ कैलकुलेशन कर रखी है, उस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है? तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी की सिर्फ सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ प्राइस चेंज होगा, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज उसके अंदर चेक करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी है, वो किसी भी सिटी में हो सकती है, ठीक है? एज ए इन्वेस्टर हमें सिटी स्पेसिफिक नहीं रहना है। बहुत मन करता है कि एक ही सिटी में जिसको हम जानते हैं वहाँ पे हम इन्वेस्ट करें, लेकिन उसमें कितना चेंज आएगा वो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। क्योंकि सिटी स्पेसिफिक अगर आप रहेंगे तो आप फिर इमोशंस इन्वॉल्व हो गए आपके कि मेरी ये सिटी है और मेरे को यहीं पे अपना इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है? तो हमें ये अपने वो इमोशंस इन्वॉल्व नहीं करने एज ए इन्वेस्टर। हमें एकदम कट थ्रोट डिसीजन मेकिंग देखनी है फिगर्स के साथ। तो एक प्रॉपर्टी है 70 लाख की है, यहाँ पे 2 BHK है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके अंदर हमने 20% डाउन पेमेंट करी है। ये सेम रहेगा सारे एग्जाम्पल्स में कि 20% डाउन पेमेंट है और लोन हमारा 80% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है और 20 साल की डोनेशन है। लोन स्टार्ट डेट इतनी है, 4 साल का अंदर प्रॉपर्टी रेडी हो रही है हमारी। वो सिनेरियोज बहुत सारे, मैंने जैसे कहा बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। कोई रेडी टू मूव इन में भी कैलकुलेशन हो सकती है, 6 साल है, 7 साल है, वो अलग अलग कैलकुलेशन हो सकती है। और इसका जो रेंट है वो 31,000 रुपये है, ठीक है? और 4,000 रुपये मेंटेनेंस है और ये 2030 से रेंट शुरू हो रहा है। और रेंट का ग्रोथ रेट है 7%। ये भी हम वेरी कर सकते हैं। 7% बहुत नॉर्मल रेंट का ग्रोथ रेट है जनरली। जैसे आपको पता है कि 10% लैंडलॉर्ड मांगते हैं, फिर कहीं पे भी बीच में एडजस्टमेंट होती है, कई बार 10% भी देना पड़ता है, कई बार वो कहता है भैया बहुत रेट बढ़ गया, आप या तो ज़्यादा इंक्रीज कर दो या जाओ, आपको पता ही है। एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी का 7% लगाया, लेकिन इसको अभी हम एप्रिसिएशन पे बात ही नहीं करेंगे, ठीक है? अभी हम एप्रिसिएशन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस सिनेरियोज में। हम कुछ और चीज समझते हैं इस बारी। टैक्स स्लैब हमारा 30% हम टैक्स दे रहे हैं, एक एजम्पशन से चल रहे हैं, ठीक है? अभी टैक्स की भी पूरी डिटेल, एजम्पशंस क्या क्या है वो भी डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी आपको ये समझना है 70 लाख की प्रॉपर्टी है, आज से 4 साल बाद उस 70 लाख की प्रॉपर्टी पे 31,000 रेंट आ रहा है। आज की डेट में 25,000 है, बढ़ बढ़ा के 31,000 4 साल बाद रेंट आएगा। 4,000 रुपये मेंटेनेंस है। तो और हमने इसको पे किया है 40 और 20 मतलब 40% फर्स्ट ईयर पेमेंट हुई है और 20 नेक्स्ट 3 साल में पेमेंट्स हुई है, ठीक है? इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्ड है हमारा। CLP प्लान में है 40% पहले साल ले लिया, 20%। अब इसके अंदर सिनेरियोज फिर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक सिनेरियो पे डिस्कस कर रहे हैं इस समय, ठीक है? अब इसके अंदर ये दो, बाकी सारे रेशियोज आप मत ध्यान दीजिए, ये दो चीज देखिए कि ऑपरेशनल ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ऑपरेशनल ब्रेक इवन पॉइंट होगा जब रेंट इज मोर देन द इंटरेस्ट यू आर पेइंग ऑन द EMI। तो ऑपरेशनल ब्रेक इवन है 6 साल में इस केस में, यानी 6 साल के बाद आपकी जेब से कोई इंटरेस्ट नहीं जा रहा। जो 6 साल तक आपने इंटरेस्ट दिया उसमें भी
जब आपका 4 साल के बाद रेंटल आना शुरू हो गया तो वो इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया। पहले 4 साल तो आपकी जेब से इंटरेस्ट जाएगा, वो भी जितना पेमेंट दिया उसके ऊपर। 6 साल के बाद आपका इंटरेस्ट अपनी जेब से नहीं जा रहा, रेंट कवर कर रहा है पूरा-पूरा। और 12 साल के बाद ये प्रॉपर्टी कैश फ्लो पॉजिटिव है, मतलब रेंट इज़ मोर देन ईएमआई। तो एज ए इन्वेस्टर ये 2 स्टैटिस्टिक्स हमें बहुत ध्यान रखनी है। एक, इंटरेस्ट ब्रेक इवन कब हो रहा है हमारा, और एक ईएमआई ब्रेक इवन कब हो रही है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने साल के बाद आप अपना पैसा रोटेट कर सकते हो। 6 साल के बाद आपका एक सब्सटेंशियल ईएमआई भी जा रही है और इंटरेस्ट आपका कवर हो चुका, आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए जा सकते हो, रोटेट कर सकते हो। ठीक है? अब हम ये सब चार्ट्स वगैरह पे भी नहीं जाएंगे, हम एक चीज़ देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रॉपर्टी 70 लाख की आपने लोन पे ली है, तो अंदाजन आपके हिसाब से इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए अपनी जेब से कितना पैसा लगेगा, ये आप अपना अंदाज़ा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपकी जेब से इस प्रॉपर्टी में कितना पैसा लगेगा। पॉज करके लिखिए। और अब ये देखते हैं, यही चीज़ तो है मज़ेदार, देखते हैं। तो हमारा ब्रेक इवन हुआ था 12th ईयर पे जाके इस प्रॉपर्टी में। तो 12th ईयर में आपका मैक्सिमम पैसा गया है 34,58,000। तो 34,50,000 में 70 लाख की प्रॉपर्टी आपकी आ गई, और इसके बाद आपकी ईएमआई भी रेंट भर रही है। आप समझ रहे हैं? साढ़े इसके बाद आपका पैसा लगना कम होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। तो 34,50,000 में 70 लाख की प्रॉपर्टी आ गई। बताइए, है मैजिक? ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर को देखने के लिए। ये कैलकुलेशन हम लोग एज ए इन्वेस्टर भी नहीं करते। हम तो अंदाजे से चलते हैं, अच्छा इसने यहाँ लगा दिया, मेरे फ्रेंड ने बहुत अप्रिशिएट करेगी प्रॉपर्टी, वहां ले लिया। लेकिन ये कैलकुलेशन आपको 35.5 लाख रुपए 12 साल में 70 लाख, 34.5 लाख रुपए, 35 लाख मान लो। ठीक है? अब इसकी कैलकुलेशन कैसे है वो किसी दिन मैं शेयर कर दूंगा आपको, आप नहीं तो एक्सेल में चेक कर सकते हैं। बेसिकली हमने कैलकुलेशन में किया है कि हमारा जो रेंट आ रहा है और जो ईएमआई जा रही है, उसको रेंट, ईएमआई में से रेंट माइनस कर दिया तो हमारा कैश आउटफ्लो कितना जा रहा है, और उसके अलावा जो हमने डाउन पेमेंट दी है उसको टोटल कर लिया हमने। उसके बाद जो हमें एडिशनल टैक्स का बेनिफिट हुआ ओवर एंड अबव जो रेंटल आ रहा है उसके ऊपर, तो वो नहीं भी करेंगे तो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा, टैक्स की कैलकुलेशन नहीं भी करेंगे तो। क्योंकि टैक्स का भी बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर आपका ऑलरेडी कहीं से रेंटल आ रहा है और यहाँ से बेनिफिट हो गया, तो आप 30% स्लैब में 2 लाख रुपए, तो अगर कहीं से रेंटल नहीं भी आ रहा तो भी बेनिफिट होता है, लॉस मिलता है जो। जैसे यहाँ पे आपका टैक्स इफेक्ट आपको इधर दिख रहा होगा जहाँ पे हमने ले रखा है, लेकिन उस चीज़ की कैलकुलेशन में अभी मत समझिए। आप मोटा मोटा ये समझिए कि 70 लाख की प्रॉपर्टी आपको 35 लाख रुपए में मिल जाएगी एज ए इन्वेस्टर, अगर आपका रेंटल आ रहा है 31,000 रुपये 4 साल बाद अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है? अब ये सिनेरियोज इसको बहुत चेंजेस करके देख सकते हैं, लेकिन अब अभी आज की डेट में हम सिनेरियो सिर्फ चेंज करके देख रहे हैं, वो है प्राइस। अब ये ही अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, रेंटल सेम है, सब कुछ सेम है भाई। कई लोकेशंस होती हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी महंगी होती है, कई लोकेशंस होती हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी कम होती है, और वहाँ पे कम की कम ही रहती है, मतलब एक अच्छी प्रॉपर्टी। वो सब कंसिडरेशन है कि माई वन है, फ्लैट है, माई वन है, अच्छे बिल्डर का है, वो सब चीज़ आपको देख के चलनी है। तो अब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 20 लाख रुपए यहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, 20% आपने डाउन पेमेंट करी, तो अपना पैसा 20 लाख रुपए पहले भी गया इसके अंदर। और बाकी सब चीज़ सेम है, 2026 में स्टार्ट हुई, 2030 में बननी,
पूरी हुई 2030 से रेंट शुरू हो गया, 31,000 रुपये रेंट है, 4,000 मेंटेनेंस है। इसके अंदर ऑफ कोर्स 40-20-20-20 में आपका ज़्यादा पैसा डाउन पेमेंट किया है। इसका ऑपरेशनल बीईपी मतलब रेंट इज मोर देन इंटरेस्ट जो है वो 9 साल का है। उसका कितना था? तो उसका था 6 साल और इसका है 9 साल। तो मतलब सिर्फ आपके 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने से आपका 3 साल 50% आपका इंक्रीज हो गया, जो आपका रेंट इज मोर देन इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। तो और इसका जो ईएमआई कवर करेगा रेंट, वो जाएगा 17वें साल तक। 17 साल पे जाके ईएमआई कवर करेगा। तो अब आप समझिए आपका रोटेशन फ़र्क पड़ गया। एक जगह आप 6 साल के बाद रोटेट कर सकते थे प्रॉपर्टी में, एक जगह आप 9 साल के बाद रोटेट कर सकते हैं। एप्रिसिएशन का फ़र्क हो सकता है, लेकिन एक एप्रिसिएशन तो ऐसा है कि स्पेकुलेटिव है। आज एकदम से भी बढ़ सकती है, फिर 2-4 साल रुक भी सकती है, फिर बढ़ सकती है। रेंट आपको पता है ऑन एन एवरेज थोड़ा बहुत बढ़ता ही है, कभी कम कभी ज़्यादा। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही स्टैग्नेंट रह गया, कभी-कभी 1-2 साल हो सकता है, लेकिन वो फिर अगले सालों में वापस कवर अप कर जाता है। ये चीज़ आपको समझनी है कि प्राइस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो। प्राइस कितने पे मिल रही है और उसका रेंट कितने पे आ रहा है। तो अब इसमें चेक करते हैं कि हमारा पैसा कितना लगा मैक्सिमम। तो वो जाके कहाँ मिलेगा हमें? 17th ईयर पे, क्योंकि ब्रेक इवन ही 17th ईयर पे जाके हो रहा है। तो 17th ईयर में इसके अंदर 67 लाख रुपीस हमारा, 67.68 लाख रुपीस हमारा मैक्सिमम लगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पिछले वाले एग्जाम्पल में हमें प्रॉपर्टी 50% कैश पे मिल रही थी, जो हमारी जेब से कैश गया। वो कितना गया था? 34.5 लाख, 35 लाख मान लेते हैं। 70 लाख की प्रॉपर्टी 35 लाख में हमें मिली। यहाँ पे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के लिए हमें 67 लाख देना पड़ा। तो मतलब यहाँ पे 67% पे हमें प्रॉपर्टी मिल रही है, और वो भी 70वें साल जाके। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्राइस कितना इंपॉर्टेंट है एक इन्वेस्टर के लिए। और अगर आप एंड यूज़र देख रहे हैं, आप प्लीज़ इससे कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि एज अ एंड यूज़र ये आपको एप्लीकेबल ही नहीं है। आपका गोल डिफरेंट है। आपका गोल है मेरे को एक शहर में घर बनाना है, और उसी शहर में मेरे को बड़े से बड़ा लेना है, जब तक कि मेरे पास मेरा ड्रीम हाउस 3 बीएचके, 4 बीएचके, 5 बीएचके जो भी ड्रीम हाउस है वो ना हो जाए। तो एज अ एंड यूज़र आप इस चीज़ में देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे आप अगर आप अ, एक मैंने एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में भी कि आप एक गाड़ी लेने जाते हैं, तो एज ए एंड यूज़र आप क्या देखते हैं? एमिनिटीज़ क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, देखने में क्या लग रही है, मैं बैठूंगा तो कैसी लगेगी गाड़ी, और इसका वो क्या है, माइलेज कैसी है, ये चीज़ हम देखते हैं। एक जो इन्वेस्टर है वो दूसरी चीज़ देखता है। वो ये देखेगा कि इस गाड़ी की, जो गाड़ी मेरे को लेनी है, उस गाड़ी की डिमांड कितनी है। सपोज़ 3 गाड़ियाँ हैं, और इसके अंदर जैसे एक गाड़ी है डिज़ायर, इनोवा, और सपोज़ एक मर्सिडीज़ की गाड़ी है। तो वो ये देखेगा कि कौन-सी गाड़ी मेरी सबसे ज़्यादा चलेगी। अगर उसके पास डिज़ायर की ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही हैं, जो डिज़ायर दिन में 8 घंटे चलने की डिसाइड हो रखी है कि 8 घंटे तो चली जाती है, और इनोवा 6 घंटे चलती है, या मर्सिडीज़ 1 घंटा चलती है, दिन का एवरेज। तो वो उसको वो चीज़ देखनी है, वो आपको नहीं देखना है एज़ अ एंड यूज़र। सो हाँ, आप ये चीज़ समझ सकते हैं, लेकिन आपके यूज़ में नहीं आएगी फिर भी, क्योंकि इसमें आपको लोकेशन, सिटी, सब कुछ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। एज़ अ एंड यूज़र आप वो फ्लेक्सिबल ही नहीं है। तो हम वापस आते हैं, एंड यूज़र्स की बात ज़्यादा नहीं करते इस वीडियो में, इन्वेस्टर्स की करते हैं। तो इसके अंदर आपका 67 लाख रुपीज़ लगा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के लिए अपनी जेब से, कैश ओवर अ पीरियड ऑफ 17 ईयर्स। तो दोनों चीज़ें, टाइम और पैसा,
दोनों ज़्यादा लग रहा है परसेंटेज वाइज। टाइम 50% ज़्यादा लग रहा है, पैसा भी 50% ज़्यादा लग रहा है, मतलब 50 तो नहीं, मतलब 17% ऑफ 50 जो भी होगा। सो टाइम और पैसा दोनों ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपने जब एंट्री करी उस प्रॉपर्टी का तो उसका कैश फ्लो कितना था, ठीक है। एप्रिसिएशन कितना हो रहा है वो आप ऑफ कोर्स कोई ऐसा टूल या एक्सेल में बना के आप अपना डाल के देख सकते हैं कि मेरा एप्रिसिएशन इतना हो रहा है, वो तो होगा ही होगा इतना। तो वो सर्टेनिटी नहीं है, वो हो सकता है, नहीं हो सकता, तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन कैसे लें वो बना सकते हैं। अब एक और सिनेरियो देखते हैं, यही 31,000 रुपये अगर हमें 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी पे मिलते हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसी तीनों तीनों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है, डिपेंडिंग ऑन सिटी लोकेशन, कई जगह प्राइस ज़्यादा है रेंट कम है, कई जगह प्राइस कम है रेंट उतना है, ठीक है। तो ये ऐसी सारी ऑप्शंस हैं। सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, लेकिन प्राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स 1.25 करोड़ की है तो आपकी डाउन पेमेंट भी बढ़ गई, 25 लाख रुपए हो गई, 20%। बाकी आपने 1 करोड़ का लोन ले लिया, और वही रेशो में है, 40-20-20-20 के रेशो में हमने पेमेंट करी है, सब कुछ सेम है। सिर्फ जो प्रॉपर्टी है, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी वो इंक्रीज हो गई है। और इसके अंदर जाके हमारे को ब्रेक इवन होगा 11वें साल। इससे पहले 1 करोड़ वाले एग्जाम्पल में हुआ था 9 साल, इसमें 11 साल। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 वाली से ये डबल हो गया। और इसका कैश इवन ब्रेक फ्लो तो 20 साल, मतलब पूरा लोन चुकाने के बाद ही होगा, ठीक है, लास्ट ईयर में जाके। और इसके अंदर पैसा हमारा मैक्सिमम कितना लगा वो देखते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम हमारा 1 करोड़ 2 लाख रुपए लगा 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो ये चीज से आपको पता चल गया होगा कि प्राइस कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं वापस अपना ये वीडियो बंद करता हूँ, स्क्रीन कंप्यूटर से बाहर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कि प्राइस कितना इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू जो रेंटल आ रहा है प्रॉपर्टी का फॉर बाइंग अ प्रॉपर्टी। ऑफ कोर्स बहुत सारे इसके अंदर सिनेरियोज हो सकते हैं, पेमेंट प्लान्स कैसे हैं, लोकेशन कैसी है, वहाँ की सिटी की स्टोरी कैसी चल रही है, वहाँ एप्रिसिएशन कैसा आएगा, वो सब फैक्टर्स हैं, वो सब फैक्टर्स डिनाई नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर आप एक सिर्फ इस चीज़ पे चल रहे हैं कि हमारा प्राइस कितना है और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कब आ रहा है, तो यू कांट गो रॉन्ग। बाकी चीज़ों में एक अजम्पशन है, इसमें भी सिर्फ एक ही अजम्पशन है कि रेंट आज की डेट में इतना है और इतने रेट से इंक्रीज होना है। वो एजम्पशन को आप चेंज करके देख सकते हैं, लेकिन वो एग्जम्पशन जो है वो हिस्टोरिकली वैलिड रही है ओवर अ नॉर्मल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई होप मैं इस चीज़ को समझा पाया, आप समझ पाए कि एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एज अ सेवर हमें क्या करना है। सेवर का कॉन्सेप्ट एक नई चीज़ है रियल एस्टेट में, जो मैंने आपको बताई, जो एंड यूज़र है और वो अभी सेव ही कर रहा है प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो उसको क्या करना है उस चीज़ पे हम बातचीत करेंगे। बाकी आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस चीज़ में अभी कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे तो मैंने अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन कॉल मत कीजिएगा, चैट कीजिएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू वेरी मच।